नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं प्रदीप दलाल अभी मौजूद है टिकरी बॉर्डर पर और आज हम चल कर आए हैं स्वर्गीय चौधरी मांगेराम मलिक, संस्थापक भारतीय किसान यूनियन। इनके यहाँ पर चल कर हम आए हैं टिकरी बॉर्डर पर और पिलर नंबर ये है 768 नंबर पिलर पर बैठे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। हरियाणा पंजाब इकट्ठा बैठा हुआ है, ये बहुत दिनों के बाद आपको देखने को मिला होगा और इनसे हम सवाल करेंगे। पहला सवाल है मलिक खां पे ये और उम्र कौन सा गांव है नमती भाई? उमरा गांव है। उमरा गांव है मलिक खां पे ये। और ये संस्थापक हैं भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा में, जो पहली स्थापना हुई थी। पहला सवाल है नवदीप भाई, आप सब लोग बैठे हो, मोदी कृषि कानून क्यों लागू करना चाह रहा है? देखिए प्रदीप भाई, ये हमारा सौभाग्य है, मेरा, आपका और हमारे देश के लोगों का, कि हम एक कृषि प्रधान देश में पैदा हुए हैं। भोजन जीवन का आधार है। हर किसी को भोजन चाहिए, अमीर को, गरीब को, मध्य वर्ग को। और इसकी व्यवस्था की जिम्मेवारी लोकतंत्र के अंदर सरकारों की होती है और सरकारें भी इसीलिए चुनी जाती हैं कि वो हर आदमी के उनके अधिकारों को, उनके मौलिक अधिकारों को आम आदमी तक पहुंचाए। और वर्तमान समय में आम आदमी, किसान और मजदूर के जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, जो हमारे लाखों शहीदों ने अपनी जो जीवन लीला हमारे देश के ऊपर कुर्बान कर दी जीवन, उनकी शहादत के बाद हमें हमारे मौलिक अधिकार मिले। लेकिन दुर्भाग्य से आज की जो वर्तमान सरकार है, वो एक सेना बल से, गुंडागर्दी से और देश के अंदर आतंक का माहौल बना के उन अधिकारों को छीनना चाहती है। भोजन सबको मिले, व्यवस्था सरकार को करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो किसान रात दिन मेहनत करके, और बारिश का मौसम हो, तूफ़ान का मौसम हो, और रात दिन जाग करके खेती करता है और फसलों को उगाता है, और औने पौने दामों पे सिर्फ ये कह करके कि गरीब को भोजन मिलेगा और आपकी जिम्मेवारी है अन्न उत्पन्न करना और सरकार की जिम्मेवारी है गरीब को भोजन मिलना। लेकिन कब तक सरकारें उपभोक्ता को संतुष्ट करने के लिए किसानों के अधिकारों की बलि देती रहेगी, ये एक सोचने का विषय है। और आज ये ऐसे कानून जो किसानों के ऊपर थोप दिए गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसानों की कब्र खोद के मध्य वर्ग को पूरी तरह से तबाह करने का काम करेंगे। इसीलिए किसान इतने बड़े लेवल पे जन आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन में जनता का लगाव है और हर मुद्दे के ऊपर हर कोई किसान आंदोलन से जुड़ना चाहता है। दूसरा, लोग बोल रहे हैं WTO। ये WTO का क्या दबाव है? WTO जो है भाई साहब, इससे पहले एक गैट नाम की संस्था होती थी जो 1948 के लगभग वो बनी थी, जिसका काम था दुनिया के अंदर बिजनेस करना, दुनिया के अंदर जो बिजनेस करना उसका काम था। और उसकी अलग अलग वो थी, अलग अलग देशों के अंदर उसके सभी सदस्य बनते थे WTO वगैरह के। अब वो गैट के लेकिन अब 1990 और 91 के बाद वो संस्था एक बदनाम हो चुकी थी और उसके अंदर बहुत सारी त्रुटियाँ थी। उसको बदल के उसका नामकरण कर दिया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पहले की तुलना में अब जो धाराएं बनी हैं, जो उसकी कानून बने, वो बहुत से खतरनाक हैं। और अरे भारत के अंदर 23 प्रकार के कानून उनको बनाए गए हैं, जिनमें एक कानून है कृषि का, फिर बिजली के लिए है, एजुकेशन की नीतियाँ उसके अंदर हैं, और लेबर कानून है। और जो बाहर से इलेक्ट्रल वोट होते थे, इलेक्ट्रल चंदा आता था, उसकी जो धाराएँ थी वो भी सारी बदल दी गई हैं। WTO आपने कह दिया कि भाई नरेंद्र मोदी कानून वापस क्यों नहीं ले रहा। मैं बता देना चाहता हूँ, WTO अगर हमारा WTO नहीं होता, WTO के ये कानून नहीं होते, तो हमारे देश के किसी भी प्रधानमंत्री और किसी भी पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो इतनी क्रूरतापूर्वक इन कानूनों को देश के ऊपर लागू करे। वो तो WTO एक इतना बड़ा संगठन है, पैसा देश दुनिया के आज आदमी की प्राथमिकता बन चुका है। पैसा का प्राथमिकता देता है, उसके बाद कोई चीज़ उसको प्राथमिकता नहीं, पैसा सर्वोपरि है। तो WTO के अंदर दुनिया के तमाम सबसे बड़े, जैसे ये है बिल गेट्स को हम दुनिया का सबसे अमीर आदमी मानते हैं, और भी उस जैसे 50 पूंजीपति हैं, वो इतना मजबूत संगठन है, इतना ताकतवर, पिछले 50-100 सालों से किसी भी देश का प्रधानमंत्री को दबाना और अपनी मांगें मनवाना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। अमेरिका जैसे देश का प्रधानमंत्री भी WTO के आगे झुकता है। भारत के प्रधानमंत्री की तो औकात ही क्या है। WTO की इतनी बड़ी ताकत है वो, कि हमारे देश का प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है इन कानूनों को वापस लेना। अगर उन्होंने कानून वापस ले लिए
तो उसकी जान को खतरा है। बहुत सारे देश के प्रधानमंत्रियों को WTO ने ही मारा है। और क्योंकि देखो हर कोई किसी का कत्ल करता है तो पैसे के लिए करता है। WTO के पूंजीपतियों के पास पैसा है। दूसरी बात, WTO हमारे देश में ये कानून क्यों लेके आना चाहता है और हमारा प्रधानमंत्री क्यों लागू करना चाहता है? उसका मेन मकसद क्या है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और देश दुनिया के हर आदमी की प्राथमिकता भोजन है। हमारे देश में जो हज़ारों प्रकार के अनाज, फल, फ्रूट, साग सब्जी पैदा होते हैं, दूध होते हैं, और जितने खदानें हमारे देश में है, जैसे लोहे की है, इस्पात की है, चांदी की है, एल्यूमिनियम की है, वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। अकेला भारत पूरी दुनिया को खाना खिला सकता है, अकेला भारत पूरी दुनिया बिजनेस चला सकता है। इस बात का WTO के पूंजीपतियों को पता है। प्रधानमंत्री की हमारी मानसिकता, RSS की मानसिकता है देश को गुलाम बना के रखो और पूंजीपतियों से कमीशन खाओ। WTO ने उनको वो जो सारा सिस्टम है उसमें इन्होंने सेट कर दिया। तो अब WTO की मानसिकता क्या है कि अकेले भारत का जो अनाज भंडार है, कृषि है, उसको अपने हाथों में ले लिया जाए और उसके द्वारा कृषि, देखो जब तक कृषि किसान के साथ एक धंधा थी तब तक हम सबको भोजन मिलता था, लेकिन जैसे ही कृषि एक व्यापार का रूप लेगी तो किसी को भोजन नहीं मिल पाएगा, सारे दाना दाना के लिए मोहताज हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के आम आदमी की आंखों के ऊपर धर्म की पट्टी बांधी, धर्म से नीचे जाति की पट्टी बांधी, जाति से नीचे परिवारवाद की पट्टी बांधी और परिवारवाद से नीचे गोत्र की पट्टी बांधी। लोग इन बातों से आगे नहीं सोच पा रहे। लेकिन मैं इनको कहना चाहूँगी, भाई अगर आप जातिवाद करते हो, धर्म की राजनीति करते हो, परिवारवाद की करते हो, तो वो सिर्फ इसीलिए करते हो ना कि आप एक अच्छा सुखी में जीवन जियो। अपने आप को बर्बाद करने के लिए तो आप करते नहीं। लेकिन जब आपके पास भोजन ही नहीं रहेगा तो आपका जीवन सुखी कैसे रहेगा? कोरोना काल का फिर से दौर आ चुका है। क्या कोरोना काल का दौर दिखाकर किसानों के धरने को उठाना चाह रही सरकार? जहाँ तक कोरोना की बात है, कोरोना एक वायरस है, कोरोना बीमारी नहीं है। ये साबित भी हो चुका है क्योंकि कोरोना WTO ने इसको प्लांट किया। WTO में कहा एक साजिश के तहत जो दिखाए गए जितने भी वीडियो थे, चाहे वो चाइना के हो, स्पेन के हो, इटली के हो, भारत के हो, वो सारे इसलिए दिखाए गए ताकि लोगों के अंदर कोरोना का एक भय पैदा हो और हम उसके बाद जो भी करेंगे, लोग हमारी जो गलत नीतियाँ होगी उनको एक्सेप्ट करेंगे, लोगों के अंदर एक डर पैदा होगा। WTO ने अभी उन्होंने एक वैक्सीन रिलीज़ की है, वैक्सीन बनाई है। तो ये बताओ, जब वैक्सीन बन गई तो इसका मतलब बीमारी का इलाज मिल गया जब वैक्सीनें मिल गई। लेकिन उसके बावजूद भी ये हर रोज़ नए नए केस लेके आते हैं और लोगों को डराते हैं, लॉकडाउन की वो करते हैं। कोरोना को इन्होंने बिजनेस बना दिया। कोरोना कोई बीमारी नहीं है। और WTO की ने कोरोना की आड़ में, आपने कहा जितने भी वीडियो बने थे वो सिर्फ उसी प्रकार बने थे जिस प्रकार नोटबंदी लागू की। नोटबंदी का जो कानून हमारे देश में लागू हुआ था, उसी दिन वेनेजुएला नाम का एक देश है हमारे देश में, उसमें एक साथ लागू हुए थे। लेकिन उनका सौभाग्य क्या था कि लोगों के अंदर, कितना छोटा देश है वेनेजुएला, बहुत छोटा देश है, फिर भी उनके अंदर एक जागरूकता थी और उन्होंने, सारे देश ने उसका विरोध किया। तो वेनेजुएला की सरकार ने तीसरे दिन उन कानूनों को रद्द करना पड़ा। और दुर्भाग्य से हमारे देश के लोग इतने पढ़े लिखे हैं, हज़ारों लाखों स्कॉलर है, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो माइंड गेम खेला, जो उसके भाषणबाजी की एक विशेषता है, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना, उसने कहा कि भाई मुझे 50 दिन दे दो। उन 50 दिनों का कहने का मतलब क्या था कि सभी जो पैसा उन्होंने था वो 50 दिनों में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने शुरू में कहा था कि 500 का 1000 का जो नोट है वो करप्शन को बढ़ावा देता है और मेरी सरकार जब आएगी तो मैं इस करप्शन को और इन नोटों को बंद करूँगा। लेकिन उसने सरकार आते ही नोटबंदी के दौरान 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट लागू कर दिए, क्योंकि अंबानी पूंजीपतियों जो लाखों करोड़ का पैसा था ब्लैक मनी, उसको वाइट मनी में बदलना था। हमारे देश के लोग इकट्ठे इसलिए नहीं होते, हम टुकड़ों में लड़ाई लड़ते हैं। आज किसान के ऊपर तलवार लटक रही है तो व्यापारी वर्ग बैठा देख रहा है, कल व्यापारी वर्ग पिटेगा तो कर्मचारी बैठा हुआ देखेगा, कर्मचारी पिटेंगे तो बेरोजगार देखेंगे। लेकिन हम क्या है, एक साथ आके नहीं लड़ते। लेकिन भाई ये जो आग है ये लग चुकी है। आशियाना आज मेरा जल रहा है, कल आपका जलेगा, परसों इसका जलेगा। लेकिन ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल हमारे देश के एक घटिया मानसिकता प्रधानमंत्री और घटिया देश का इसके संगठन जो देश विरोधी ताकतें हैं वो इसके ऊपर पूरी तरह से आवी है। इसलिए लोग यहाँ सड़कों बैठे हुए हैं। विपक्ष क्या कर रहा है? देखो ये जो सारा गेम जो बना हुआ है WTO का, पॉलिटिक्स हमारे देश के नस नस में पॉलिटिक्स है, सैकड़ों पार्टियां हैं। WTO ने क्या किया, इंडिया की पूरी पॉलिटिक्स को वो हाईजैक कर लिया।
नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उस पॉलिटिक्स को मैनेज कर लिया। जैसे विपक्ष में कांग्रेस है, सेंटर में मैं राहुल गांधी की बात करूँगा, सेंटर में राहुल गांधी है और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। किसी भी एमपी ने क्या कोरोना का विरोध किया? क्या किसी भी एमपी ने, किसी भी पार्टी के एमपी ने क्या कृषि कानूनों का विरोध किया? साइन होने के बाद जब ये कानून लागू हो गए, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा जैसे या कोई और बंदे, हनुमान बेनीवाल जैसे इस्तीफा दे रहे हैं। वो सिर्फ नौटंकी है, वो एक गंदी पॉलिटिक्स का हिस्सा है जो साजिश करते हैं लोगों के अंदर। हुड्डा के मैं विपक्ष का बता देना चाहूँगा, हुड्डा ने विपक्ष में रहते हुए जिस तरीके के साथ अविश्वास प्रस्ताव जो लेके आया विधानसभा में, उससे ये बात बिल्कुल साफ जाहिर होगी कि हुड्डा नहीं चाहता कि हरियाणा में बीजेपी ख़त्म हो, बीजेपी की सरकार जाए, क्योंकि बीजेपी सरकार को बैकडोर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मदद कर रहा है। सुभाष चंद्रा एक केस हुआ था हरियाणा के अंदर जो राज्यसभा एमपी चुने गए थे, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके पार्टी के जितने भी एमएलए थे, उन्होंने पेन की स्याही बदलने का आरोप लगा था। वो केस आप जानते होंगे। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के राज्यसभा एमपी को राज्यसभा में भेज सकता है, तो क्या उसका लड़का कोरोना पॉजिटिव होने के लिए झूठ नहीं बोल सकता? राज्यसभा में जब वो उसका लड़का था, जहाँ बिल पास हुए, तो वो कोरोना पॉजिटिव का बहाना बना के घर बैठ गया। उसके पास रिपोर्ट भी हो सकती है, लेकिन रिपोर्ट मैंने और आपने तो बनाई नहीं, वो भी कोरोना का वो एक हिस्सा में आगे डॉक्टर भी। तो ये जो सिस्टम है, सब हमारे देश की पूरी पॉलिटिक्स हाईजैक हो चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लड़का और जितनी कांग्रेस जिसके अंदर कुलदीप बिश्नोई है, कुमारी शैलजा है, किरण चौधरी है, वो इसी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। बीजेपी और जेजेपी का विरोध क्यों हो रहा है जमकर? देखो विरोध तो जो पार्टी सत्ता में होती है, जैसे बीजेपी, जेजेपी और आज़ाद कैंडिडेट, वो सत्ता में होती है, तो लोग विरोध सत्ता का करते हैं। सत्ता में आज बीजेपी है, जेजेपी है, उनकी गलत नीतियाँ हैं, तो इसमें तो भाई विरोध तो उसी का होगा। कांग्रेस का विरोध लोग कैसे करेंगे? विरोध तो सत्ता में बैठे हुए लोग करेंगे। अब बात है कि टकराव क्यों है। पंजाब के अंदर जो एमएलए पिटा, हरियाणा के अंदर लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे दुष्यंत का है, खट्टर का है या और है, वो सिर्फ इसलिए है, लोकतंत्र के अंदर वोट सिर्फ गरीब आदमी ही वोट देता है। अमीर आदमी कभी लोग वोट नहीं डालता हमारे देश में। आपने देखा कि 60-65% ही वोटिंग होती है। वो वोटिंग कौन करता है? सिर्फ गरीब आदमी करता है। अमीर आदमी जो BMW, मर्सिडीज गाड़ियों में चलते हैं, हेलीकॉप्टर में चलते हैं, विदेशों में जो जिनका व्यापार है, हर रोज़ आते जाते हैं, उनको हमारे देश में सरकार किसकी है किसकी नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी सरकारें उनकी है, वो सभी सरकारों के हैं। अमीर किसान मजदूर इसलिए वोट देता है, उसको एक उम्मीद के साथ वोट देता है कि आने वाली सरकारें हो सकता है आपके लिए अच्छा करें, और इसलिए वो बदलाव करके वोट देता है। लेकिन उसके वोट की भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये जितने दुष्यंत चौटाला, खट्टर और जैसे लोग, उनके वोटों की दलाली करके, उनके अधिकारों को छीन के, गलत नीतियाँ उनके ऊपर लागू करके उनको रात दिन लूटने का काम करते हैं। कांग्रेस भी कर रही है इसमें, हर पार्टियाँ, हर पार्टी पूरे भारत की। मैं बता देना चाहता हूँ, एक सीधा सा बात है। आपने एक उदाहरण है कि भारत की पॉलिटिक्स है वो गंदी राजनीति है, लेकिन राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति ही डिसाइड करती है। अब आपने कह दिया, मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि भाई मैं राजनीति कर रहा हूँ। मैं एक बात बताऊँ भाई साहब, जब राजनीति ये डिसाइड करती है कि फसलों के रेट क्या होंगे, नौकरी क्या निकलेगी, नौकरी वालों की तनख्वाह क्या होगी, पानी कब आएगा नहरों में, बिजली कब आएगी, जब कपड़े, जूते, खाने का भोजन, सब पॉलिटिक्स नेता ही डिसाइड करते हैं। मैं सांस कब लूँगा, तो क्या वो पॉलिटिक्स आम आदमी नहीं कर सकता? आम आदमी का जुड़ाव इनडायरेक्ट। अगर मैं ये कहूँ कि पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, तो मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं पॉलिटिक्स में, आम आदमी पॉलिटिक्स में या किसान पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आएगा, तो उनको बचाएगा कौन? पूंजीपति तो उनको बचाएगा नहीं। पूंजीपति ही हमारे दुश्मन है। हम यहाँ लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम यहाँ लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। जो व्यवस्था किसान और मजदूर को उनके अधिकारों से अलग कर दे, तो उनके अधिकारों को छीन ले, हम ऐसी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। और जनता, जो सरकारों का विरोध इसलिए हो रहा है कि जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि जब उनका खून चूसने लग जाए और उनको आतंकवादी और खालिस्तानी बोलने लग जाए, तब बगावत शुरू होती है। और जब बगावत शुरू होती है तो टकराव होता है, और टकराव प्रतिनिधि और जनता के ही बीच में होता है, किसी अधिकारी के बीच में नहीं होता। क्योंकि आप देखिए, कल तक दुष्यंत चौटाला या खट्टर वोट मांगने जाते थे, जो उनका भाई लगता था उनको वो चाचा बोलते थे,
जो चाचा लगता था उनको बाबू बोलते थे, और जो बाबू लगता था उनको ये बटेऊ बनाते थे। और अब जब वो सत्ता के ऊपर बैठ गए तो वो लोग खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, और हम उनकी कोठियों पे 2-2 घंटे लग बैठे रहते हैं बाहर। तो भाई वो कौन सी वो हमारे रक्षा करेंगे? तो इसलिए ये बगावत है। और हर एमएलए जो गलत नीतियों का हिस्सेदार है, खासकर बीजेपी, जेजेपी और आज़ाद उम्मीदवार, और उनका विरोध जरूरी है, क्योंकि विरोध तो जनता अपने हितों के लिए करेगी और नेता का ही करेगी। आईएएस अफसर या ब्यूरोक्रेट्स का विरोध करके वो करेगी क्या? क्योंकि कानून तो सरकार में, प्रजातंत्र के अंदर जो सरकार चुनी है उसके नुमाइंदे ही करते हैं, कोई और तो करता नहीं। आप पंजाब से हो बैठे हुए साथ में, आपको क्या लग रहा है कोरोना काल का भय दिखाकर उठाना चाहती सरकार कहीं ना कहीं? कोरोना भी एक सरकार का आज्ञाकारी पुत्र है। अच्छा। जो कहते हैं वो मानता है। अभी 5 राज्यों की चुनाव थी, वहाँ कोरोना किधर गया? हम बैठे हैं लोगों की रोटी छीनने की चिंता है हमें। उनको तो कोरोना का भय दिखाकर हमारे को उठाने की चिंता है, और कोरोना कुछ नहीं है। उठ जाओगे फिर? नहीं उठेंगे हम। कोरोना की मैं बात बताऊँगा। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर प्रधानमंत्री हूँ। पहली बात तो वो ताकतवर है नहीं, WTO के शिकंजे में वो है, सांस भी नहीं ले पा रहा वो। अगर वो ताकतवर होता तो वो इससे अलग हो जाता। दूसरी बात कोरोना की, जिस देश का प्रधानमंत्री 1.5 रुपये का मास्क अपने देश की जनता को ना दे पाया हो, 1.5 रुपये का मास्क और 50 रुपये की सैनिटाइजर की बोतल का जिसने बिजनेस किया हो, वो देश का प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। वो तो एक एजेंट है। दूसरी मैं बताऊंगा, कस्टम विभाग में जितने भी अधिकारी हैं, आप दिल्ली जाके देख लीजिए इन्होंने बिजनेस कैसे किया। गुजरात के बंदे जिन्होंने नकली लिमिटेड कंपनियां बना के लाखों करोड़ों रुपए का मास्क और सैनिटाइजर एक्सपोर्ट की बिल्टी बनाते थे, वही ट्रक नेपाल, बांग्लादेश और वहाँ भेजते थे। जब वो पास करके सीमा से बाहर जाते तो 20 मिनट में वही ट्रक दोबारा आते और इंपोर्ट ड्यूटी के साथ आते। यानी कि उन्हीं मास्कों को विदेश में भेजने का नाटक, पैसा गवर्नमेंट से, और वही कंपनी बाहर से खरीदने का नाटक करी है। और ऐसे हजारों उदाहरण हैं। हिमाचल प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष ने जब एक हॉस्पिटल के अंदर छापा मारा तो वहाँ PPE किट 2 साल पहले की थी। डॉक्टर ने कहा जी ये कहाँ, वो अध्यक्ष ने कहा भाई ये कहाँ से आई? तब उन्होंने कहा जी ये तो 2 साल से है। तब उसको पता चला कि ये साजिश है और उसने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। कोरोना बिजनेस है, और कोरोना की आड़ में सभी राजनीतिक पार्टियाँ जो WTO के शिकंजे में है। हमारे देश में कोई किसानों के साथ कोई पार्टी नहीं है। किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। ये जन आंदोलन है भाई, लोगों के द्वारा शुरू किया गया है, और जब तक फैसला नहीं होगा तब तक हम घर नहीं जा सकते। तो बहुत अच्छी बात बताई नवदीप भाई ने, एक बात का खुलासा किया है। तो आज आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। टीकरी बॉर्डर से मैं प्रदीप दलाल, मुसाफिर न्यूज़ चैनल, दुनियादारी न्यूज़ चैनल, दोनों को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए हमसे जुड़े रहना। आज तक के लिए टीकरी बॉर्डर से मैं प्रदीप दलाल।